दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे समसामयिक घटना चक्र द्वारा प्रकाशित जीएस पॉइंटर के जीव विज्ञान का भाग 5। इसके 4 भाग पहले ही हो चुके हैं। दोस्तों सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान खंड के अंतर्गत जीव विज्ञान खंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण खंड है और सभी परीक्षाओं में इस खंड से प्रश्न अवश्य ही पूछे जाते हैं। ये वीडियो सिविल सेवा परीक्षा, विभिन्न राज्यों द्वारा आयोजित की जाने वाली राज्य सेवा परीक्षा के साथ साथ बैंक, एसएससी और रेलवे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आप मानव रोग, आनुवांशिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, दंत क्षय का क्या कारण है? तो दंत क्षय का जो कारण होता है वो बैक्टीरियल संक्रमण होता है। और छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सा रोग होने की संभावना है? दोस्तों जो हैंडपंप छिछले हैं यानी अधिक गहराई तक नहीं है, उनका पानी पीने वाले लोगों को हैजा, टाइफाइड और कामला रोग से पीड़ित होने की संभावना होती है। कौन सा रोग जल जनित रोग है? आपके ऑप्शन है चेचक, मलेरिया, हैजा और तपेदिक। तो इसमें हैजा जो है वो एक जल से होने वाली बीमारी है। टाइफाइड और कालरा किसके विशिष्ट उदाहरण हैं? तो टाइफाइड और कालरा जो हैं वो जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफाइड, हेपेटाइटिस बी, पीलिया और हैजा रोगों में से वह जो पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है, तो हेपेटाइटिस बी जो है ये पानी के प्रदूषण की वजह से नहीं होता है। असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण विकासशील देशों में प्रचलित 3 संचारी रोग कौन से हैं? तो देखिए, गंदले पेयजल और स्वच्छता की कमी के कारण जो हैं 3 संचारी रोग, मलेरिया, तीव्र प्रवाहिका और शिस्टोसोमा रुग्णता। शिस्टोसोमा रुग्णता, मलेरिया और तीव्र प्रवाहिका ये असुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की कमी यानी प्रदूषण से होने वाले रोग हैं। बीसीजी का टीका लगाया जाता है, तो टीबी के उपचार में बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका नवजात शिशु को लगाना चाहिए, तो ये जन्म के तुरंत बाद लगाया जाता है। ये देखिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, ब्राइट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? गुर्दा को प्रभावित करता है ब्राइट्स रोग। दोस्तों अगला प्रश्न है, फुफ्फुस धूलिमयता यानी न्यूमोकोनियोसिस से श्रमिक रोगग्रस्त होते हैं जो मुख्यतः कहाँ पर काम करते हैं? तो ऐसे श्रमिक जो कोयला खनन में काम करते हैं, कोयला खनन उद्योग में, वो फुफ्फुस धूलिमयता यानी न्यूमोकोनियोसिस रोग से ग्रसित होते हैं। गलती से रामू किसी इंजेक्शन को अधिक मात्रा में लगा लेता है जिसके कारण उसे ऐंठन, मिर्गी, बेहोशी हो जाती है और अंततः कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण ये है रक्त में असामान्य शर्करा का सांद्रण, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, कुछ रोग हैं, तो दुधारू पशुओं की कौन से बीमारियों से संक्रमणीय हैं? तो फुट और माउथ रोग, एंथ्रेक्स, ब्लैक क्वार्टर और काउपॉक्स। तो ये दुधारू पशुओं की ये सभी बीमारियां होती हैं जिनके कारण वे संक्रमित होते हैं। मैड काऊ रोग का कारण कौन सा होता है? तो प्रायांश जो होता है दोस्तों, ये मैड काऊ रोग का कारण होता है। दुनिया के कुछ भागों में विद्यमान पशुओं का फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो फुट एंड माउथ रोग जो होता है ये जो इसको कहते हैं गला घोटू, खुरपका और मुंहपका, ये विषाणु के कारण होते हैं। अगला प्रश्न है, 2011 को पशुओं में होने वाली जिस बीमारी के लिए चिन्हित किया गया था, तो ये था रिंडरपेस्ट। कुष्ठ रोग किसके द्वारा होता है? जीवाणुओं द्वारा होता है। थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में किसके संश्लेषण की क्षमता नहीं होती? तो दोस्तों थैलीसीमिया के रोगी के शरीर में हीमोग्लोबिन के संश्लेषण की क्षमता नहीं होती है। और थैलीसीमिया एक जेनेटिक यानी आनुवांशिक बीमारी है जो किसे प्रभावित करती है? तो ये ब्लड को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं कि इंटरफेरॉन का प्रयोग किया जाता है। इंटरफेरॉन का प्रयोग कैंसर नियंत्रण के लिए किया जाता है। 2003 में लिएंडर पेस के मस्तिष्क में एक समस्या पाई गई, तो उन्हें टेनिस कोर्ट छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा था। वो समस्या क्या थी? वो समस्या एक सिस्ट थी।
आंत्र ज्वर का कारण क्या होता है? तो ये जीवाणु है। और वह बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, तो ये है दोस्तों गठिया। गठिया ऐसी बीमारी है जिसमें रक्त में यूरिक अम्ल बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कुछ ऑप्शन है मधुमेह, पोलियो, काली खांसी और चेचक, इनमें से वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। तो मधुमेह रोग को वैक्सीनेशन द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सकता। रक्त में शर्करा का उच्च स्तर, रक्त में शर्करा का निम्न स्तर, रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा और रक्त में इंसुलिन की मात्रा अधिक मात्रा, ये कौन से मधुमेह से संबंधित है? जो प्रौढ़ों का एक सामान्य रोग है। तो दोस्तों रक्त में शर्करा का उच्च स्तर और रक्त में इंसुलिन की निम्न मात्रा, ये एक मधुमेह रोग से पीड़ित लोगों का लक्षण है। अगला प्रश्न है, वह अंग जिसकी कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। तो ये अग्नाशय में लैंगरहैंस प्रदीपिकाओं द्वारा जो इंसुलिन स्रावित होता है उसकी असंगत या कुसंक्रिया के कारण मधुमेह रोग होता है। मधुमेह के रोगी को रक्त शर्करा का स्तर सामान्य बनाए रखने में कौन सा लाभ पहुंचाता है? तो ये है मेथी के बीज। और मधुमेह के उपचार के लिए प्रयुक्त हार्मोन इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? याद रखिएगा, इंसुलिन का आविष्कार F.G. बैंटिंग ने किया था। कॉपर टी का सामान्य दुष्प्रभाव क्या है? तो अधिक मात्रा में रक्तस्राव कॉपर टी का सर्वमान्य दुष्प्रभाव है। अगला प्रश्न है, एम्फाइसीमा एक व्याधि है जो पर्यावरणीय प्रदूषण द्वारा होती है। एम्फाइसीमा से कौन सा अंग प्रभावित होता है? फुफ्फुस या फेफड़े? अगला प्रश्न है दोस्तों कि कुछ आपके ऑप्शन हैं, हृदयाघात में सही क्रम क्या होता है? तो हृदयाघात में सबसे पहले होता है कि तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल, तंतु ऊतक से चकत्ते और कोलेस्ट्रॉल बनते हैं। फिर हृदय धमनियों में रक्त का थक्का बनता है। उसके बाद वाहिका के आंतरिक द्वार का संकीर्ण हो जाना और फिर होता है रक्त और ऑक्सीजन की अपर्याप्त आपूर्ति। तो 2, 4, 1, 3 ये जो है ये हृदय रोग या हृदयाघात से संबंधित उपयुक्त का सही क्रम है। अगला प्रश्न है, एस्पिरिन के संबंध में सही कथन क्या है? तो यह न्यूरोलॉजिकली या तांत्रिकी रूप से सक्रिय दवा है। यह दर्द से राहत में प्रभावी है और खून के थक्के नहीं जमने देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, कोरोनरी धमनी बाईपास सर्जरी में जो हृदय रक्तवाहिका ग्राफ्ट हेतु प्रयोग में लाई जाती है वो कौन सी होती है? तो कोरोनरी धमनी बाईपास में जो रक्तवाहिका ग्राफ्ट में प्रयोग में लाई जाती है वो छाती के अंदर से मेमोरी धमनी या हाथ से रेडियल धमनी या पैर से सेफनस वेन होती है। अस्पताल में कैथ लैब कहाँ होती है? तो कैथ लैब कार्डियोलॉजी विभाग में होती है। भारत में रोग निवारण कार्य के लिए जिस पोषणहीनता स्थिति को परम अग्रता देना आवश्यक है वो है जीरोप्थैल्मिया। जीरोप्थैल्मिया जो है वो भारत में पोषणहीनता की स्थिति को जो है अग्रता देने के लिए आवश्यक है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत प्रभावित होता है। बर्ड फ्लू विषाणु कौन सा है? तो H5N1 विषाणु बर्ड फ्लू होता है। और विश्व महामारी जो है H5N1 इन्फ्लुएंजा को बर्ड फ्लू भी कहा जाता है। H1N1 विषाणु का प्रायः समाचारों में जिस बीमारी के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है तो वो है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू H1N1 है, जबकि बर्ड फ्लू H5N1 वायरस से होता है। अगला प्रश्न है, सुमेलित करना है। इबोला वायरस, तो इबोला रक्तस्रावी बुखार। जीव सांख्यिकी पहचान, उंगली छापन और आइरिस स्कैन। क्लोनिंग यानी आनुवांशिक प्रतिकृति और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पैतृक या अपराधी की पहचान। इबोला क्या है? तो इबोला एक प्राणघातक जीवाणु है। इबोला वायरस का नाम किससे लिया गया था? तो एक नदी के नाम से इबोला का नाम लिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सही सुमेलन करना है। गेहूं में गेहूंसा रोग होता है, आलू में पिछैती झुलसा, बाजरा में अरगट और जौ में बुकनी रोग होता है। फसल और उनकी बीमारी, तो बाजरा में हरित बाली रोग है, मटर में बुकनी या पाउडरी मिल्यूड और चना में उकठा या विल्ट रोग प्रभावित करता है। मक्का में सफ़ेद कली होती है, तो जिंक तत्व की कमी से मक्का में सफ़ेद कली होती है।
अगला प्रश्न है, मक्का की पत्तियों के शीर्ष का सफ़ेद होना सूचक है, तो जिंक की कमी। और सहज प्रणाली का परिवर्धन होता है, प्रणाली की स्वपोषी प्रक्रिया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, सहज प्रणाली का परिवर्धन जो है वो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया होती है। पायरिला कीट ये गन्ना में लगता है, और सफ़ेद कीट जो है ये एक कवक रोग होता है जो कि सरसों को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, गेहूं पर पाए जाने वाले 2 प्रमुख कवक रोग कौन से होते हैं? काला कीट और स्मट रोग जो होता है ये गेहूं में होने वाले 2 प्रमुख कवक रोग हैं। करनाल बंट रोग होता है तो गेहूं फसल में। धान का टुंगरो विषाणु किससे प्रभावित होता है? हरी पत्ती के फुद के द्वारा। और आलू में ब्लैक हर्ट का कारक क्या है? ऑक्सीजन की कमी। भिंडी में पीत वर्ण सिरा की बीमारी किससे होती है? सफ़ेद मक्खी से। एलोवेन मोजैक यानी जो भिंडी में जो होता है एलोवेन मोजैक, ये गंभीर बीमारी है जिसके तहत उसकी जो सिराएं होती हैं वो पीली पड़ जाती हैं। कलाय खंज किस में होता है? तो दोस्तों कलाय खंज बीमारी खेसारी दाल के अधिक मात्रा में खाने से होता है। और औषध वितरण में काम आने वाले खाली संपुट यानी ब्लैंक कैप्सूल किससे बने होते हैं? तो ये मांडे या मांडी के बने होते हैं। अब आइए आनुवांशिक इंजीनियरिंग यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। डीएनए की वह विशिष्टता जिसने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवांशिक सूचना संग्रहण करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है, तो ये है 2 रज्जुकों की पूरकता। जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्लास्टिड, प्लाज्मिड, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम में से क्या प्रयुक्त होता है? तो प्लाज्मिड का प्रयोग होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग में। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण होता है, तो जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम में बदलाव से और जीन के मिश्रण यानी सफलिंग से लैंगिक जनन में आनुवांशिक विचरण होता है। अगला प्रश्न है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी आनुवांशिक इंजीनियरिंग जीनों को स्थानांतरित होने देता है। तो पहला होता है ये पौधों की विभिन्न जातियों में, जंतुओं से पौधों में और सूक्ष्म जीवों से उच्चतर जीवों यानी सभी में। अगला प्रश्न है, पौधों के कायिक प्रवर्धन के बारे में सही कथन कौन सा है? तो देखिए सही कथन है, कायिक प्रवर्धन क्लोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है और इसके अलावा कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चल सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कथन कारण से संबंधित है। कथन है, डाली सर्वप्रथम क्लोन की गई अस्तनी थी। कारण है कि डाली पात्रे निषेचन द्वारा उत्पन्न की गई थी। तो दोस्तों ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न है, कौन सा सही कथन है? तो डाली जो कि प्रथम क्लोन भेड़ थी, ये इसकी मृत्यु 2003 में हुई थी। फेफड़ों की बीमारी के कारण इसका निधन हुआ था। डाली वर्ष 1996 में पैदा हुई थी और ये स्कॉटलैंड में पैदा हुई थी। एक वयस्क दैहिक कोशिका से क्लोन की गई पहली स्तनपायी डाली भेड़ के बारे में सभी कथन सही हैं। मनुष्य द्वारा निर्मित आनुवांशिक रूप से अभिनियंत्रित प्रथम जीवित जीव कौन सा है? तो ये है डाली। भेड़, ऊलक, खरगोश और हिरण में से पहला सफ़ेद क्लोन जंतु कौन सा था? तो ये था भेड़। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय जो डेयरी अनुसंधान संस्थान है करनाल हरियाणा के वैज्ञानिकों ने जिस जानवर का दूसरा क्लोन विकसित किया था तो वो है भैंस, और गरिमा 2 एक क्लोन्ड भैंस का नाम है। परखनली शिशु क्या होता है? तो इसमें निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। और अगला प्रश्न है दोस्तों, वह देश जिसमें पहला ट्रांसजेनिक दमकता हुआ सुअर उत्पन्न किया गया था जो अंदर बाहर सब हरा है, तो ये ताइवान में उत्पन्न किया गया था। इंजान नाम का विश्व का प्रथमतः क्लोन किसका है? तो इंजाज जो है वो विश्व का प्रथमतः क्लोन है ऊंट का। जीव के क्लोन के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है, ये सही कथन है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग के कुछ प्रभावों पर चर्चा कीजिए, कौन से सही हैं? तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में रोग प्रतिरोधकता विकसित की जा सकती है, वृद्धिवर्धन किया जा सकता है और जंतुओं की क्लोनिंग की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किसी वैज्ञानिक
वर्तमान में वैज्ञानिक किसी गुणसूत्र में जीन इकाइयों का विन्यास अथवा उनकी सापेक्षिक स्थिति अथवा डीएनए अनुक्रमों को निर्धारित कर सकते हैं। यह ज्ञान हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है? तो दोस्तों, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसकी मदद से पशुधन की वंशावली जानी जा सकती है और उसकी मदद से पशुओं की रोग प्रतिरोधक या रोग सहने वाली नस्लें विकसित की जा सकती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग से कि पुनर्योजन डीएनए तकनीक के चरण हैं, ये किस प्रकार से हैं? तो देखिए, जो पुनर्योजन डीएनए का जो चरण होता है वो इस प्रकार से होता है। पहले होता है आपका आनुवांशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण, उसके बाद डीएनए का विखंडन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, जो पुनर्योगज डीएनए तकनीकी है उसके चरण इस प्रकार से हैं। पहला है आनुवांशिक पदार्थ की पहचान और पृथक्करण, फिर है डीएनए का विखंडन, उसके बाद है इच्छित डीएनए खंडों का पृथक्करण, फिर होता है रुचि वाले जीन का परिवर्धन, उसके बाद है डीएनए खंड को वाहक में जोड़ना, फिर उसके बाद आता है पुनर्योगज डीएनए का पोषी कोशिका या जीव से स्थानांतरण, फिर होता है बाह्य जीन उत्पाद की प्राप्ति और उसके बाद प्रावाहिक प्रक्रिया। तो ये पुनर्योगज डीएनए तकनीक के प्रमुख चरण और उनका क्रम था। अगला प्रश्न है विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध किससे है? तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है दोस्तों, इसका संबंध मानव जीन और उनके अनुक्रमों की पहचान और मानचित्रण से है। अगला प्रश्न है शरीर की वे कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी प्रकार की कोशिकाओं में विभाजन और विशिष्टीकरण की क्षमता है और जो कई गंभीर बीमारियों पर शोध का केंद्र बिंदु है, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है स्टेम सेल्स या स्तंभ कोशिकाएं। अगला प्रश्न होता है स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं। कथन 2 है कि स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं और तीसरा है कि स्टेम कोशिका चिकित्सा थेरेपी के लिए प्रयोग की जा सकती है। तो इसमें कथन 2 और 3 सही हैं। जो कथन 1 है कि स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों से ही प्राप्त की जा सकती हैं, ये गलत है। ये स्तनपायी जीवों और अन्य जीवों सभी से प्राप्त की जा सकती हैं। अगला प्रश्न है अति विवादास्पद भ्रूणीय स्टेम कोशिकाओं के विकल्प के रूप में स्टेम कोशिकाओं का बायोएथिकल अविवादास्पद स्रोत क्या है? तो ये है अस्थि मज्जा से व्युत्पन्न स्टेम कोशिकाएं और हाइब्रिडोमा प्रौद्योगिकी एक नया जीव प्रौद्योगिकी उपागम है। किसके लिए? तो एक क्लोनी प्रतिरक्षियों के वाणिज्यिक उत्पादन के लिए। अगला प्रश्न है बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक, बंथरा उन्नाव में है दोस्तों। बंथरा में प्लांट फील्ड जीन बैंक जो है वो किसके लिए बनाया गया है? तो ये संकटापन्न वर्ग के पौधों को सुरक्षित रखेगा, जैविक विभिन्नता की प्राइवेसी को रोकेगा और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पौधों की पहचान करेगा। अगला प्रश्न है आपका कपास के कीट रोधी पौधे आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा एक जीन को निविष्ट कर निर्मित किए जाते हैं, जो किससे लिया गया है? तो ये जीवाणु से लिया गया है। और अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसांटो ने एक कीट प्रतिरोधी कपास की किस्म बनाई है जिसका भारत में क्षेत्र परीक्षण किया जा रहा है। जो जीवाणु के आविश जीन तथा इस परजीनी कपास या ट्रांसजेनिक कॉटन का अंतरण हुआ है वो है बैसिलस थुरिनजेंसिस। अगला प्रश्न है दोस्तों वह सूक्ष्मजीव जो बीटी कपास के उत्पादन से संबंधित है वो क्या होता है? तो ये एक जीवाणु होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है कीट प्रतिरोधी पारजीनी कपास यानी बीटी जीन के निवसन से निर्मित किया गया है। कारण है बीटी जीन एक जीवाणु से प्राप्त किया गया है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है बैगन की आनुवांशिक अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई है, इसका लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है इसे नाशक जीवसह बनाना है। बीटी बैगन है तो बीटी बैगन आनुवांशिक रूप से परिवर्तित बैगन है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित तकनीकों या परिघटनाओं पर विचार कीजिए, कौन सी ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में उपयुक्त होता है? तो ये है कोशिका द्रव्यी नरबंधता और जीन निरवता, ये ट्रांसजेनिक फसलों को बनाने में प्रयुक्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं जीवों के निम्नलिखित प्रकारों पर विचार कीजिए। जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप। तो इस जीव प्रकारों में से वह जिसकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशियों के रूप में प्रयोग किया जा सकता है
तो दोस्तों जीवाणु, कवक और पुष्पीय पादप इन तीनों को जो है इनकी कुछ जातियों को जैव पीड़कनाशी के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय किसान टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी के प्रवेश से असंतुष्ट हैं क्योंकि इस प्रौद्योगिकी से उत्पादित बीजों से संभावना क्या होती है? अंकुरणक्षम बीज बनाने में असमर्थ पौधों के उगने की संभावना होती है टर्मिनेटर बीज प्रौद्योगिकी द्वारा। अगला प्रश्न है, विकसित देशों द्वारा समर्पित टर्मिनेट तकनीकी उपलब्ध कराती है। तो जैव तकनीकी द्वारा बीजों की उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध्य बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई है। अगला प्रश्न है, टर्मिनेटर तकनीक उसके द्वारा उत्पन्न जिसकी बिकवारी के लिए है। तो ट्रांसजेनिक उपजाऊ बीज और जीन परिवर्धित पौधे और जेनेटिक रूप से अभियंत्रित बीज जो दूसरी पीढ़ी में बंध्यग्रस्त होते हैं। अगला प्रश्न है, साधारण रूप से ओरोबैंकी खरपतवार कहाँ पाया जाता है? तो ये तंबाकू के खेत में पाया जाता है। और ये देखिए गोल्डन राइस जो है, गोल्डन राइस किस तरह की फसल है? तो ये एक ट्रांसजेनिक यानी परजेनी पादप है। अगला प्रश्न कथन कारण से है। कथन है, गोल्डन राइस जीन प्रौद्योगिकी की एक ऐसी उपलब्धि है जो उपभोक्ताओं के लिए भी उतनी ही लाभप्रद है जितनी कि किसानों के लिए। और कारण है कि इस चावल का पीलापन बीटा कैरोटीन की अधिक मात्रा को प्रदर्शित करता है जो यौगिक शरीर में विटामिन ए से परिवर्तित होता है। तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। गोल्डन चावल क्या है? तो गोल्डन चावल एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें कैरोटीन बीटा कैरोटीन के लिए जीन उपलब्ध होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? विटामिन ए का। और महाधान यानी सुपर राइस का विकास किसने किया था? जी.एस. खुश। जी.एस. खुश हमारे एक कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। इन्होंने महाधान यानी सुपर राइस का विकास किया था। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, मानव में संतान के लिंग निर्धारण में स्त्रियों की प्रमुख भूमिका होती है। कारण है, स्त्रियों में 2 X गुणसूत्र होते हैं। तो ए गलत है लेकिन आर सही है। ए इसलिए गलत है कि मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की भूमिका होती है। अगला प्रश्न है, पुरुष जीन संगठन किसका होता है? तो XY से पुरुष जीन होता है और जो है XX जो है वो महिलाओं का जीन होता है। मनुष्य में जिस क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है वो पुरुष का Y और स्त्री का X क्रोमोसोम होता है। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो क्या बताता है? तो दोस्तों एमनियोसेंटेसिस ये भ्रूण के लिंग को बताता है। अगला प्रश्न है, जैव सूचना विज्ञान यानी बायो इन्फॉर्मेटिक्स में घटनाक्रमों या गतिविधियों के संदर्भ में समाचारों में कभी कभी आने वाला शब्द ट्रांसक्रिप्टोम क्या निर्दिष्ट करता है? तो दोस्तों ट्रांसक्रिप्टोम का अर्थ होता है किसी जीव द्वारा अभिव्यक्त mRNA अणुओं की पूर्ण श्रृंखला। अगला प्रश्न है, अपराध की जांच में DNA परीक्षण के लिए कौन से नमूने लिए जाते हैं? तो दोस्तों अपराध की जांच में रुधिर कोशिकाएं, अस्थि कोशिकाएं, बाल रज्जु और लार यानी सलाइवा इन सभी के नमूने लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, जीन अणु DNA की संरचना को सबसे पहले रेखांकित किया था। तो DNA की संरचना को सबसे पहले जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक यानी वाटसन और क्रिक ने DNA की संरचना को सबसे पहले प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, जेम्स डी वाटसन और फ्रांसिस क्रिक का संबंध किससे है? तो ये DNA की संरचना से है। और DNA के द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रतिपादित किया? वाटसन और क्रिक ने। DNA को अंतः पात्र में किसने बनाया? DNA को आर्थर कोर्नबर्ग ने अंतः पात्र में बनाया था। अगला प्रश्न है कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक जेम्स डी वाटसन को जिस कार्य क्षेत्र में उनके कार्य के लिए जाना जाता है तो वो जेनेटिक्स या आनुवांशिकी है। बायोचिप, दोस्तों बायोचिप में क्या होता है? RNA, DNA और प्रोटीन ये बायोचिप के प्रमुख संघटक होते हैं। अगला प्रश्न है, जैनिको प्रौद्योगिकी क्या है यानी जैनिको टेक्नोलॉजी? तो ये आनुवांशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक है जिसको कि जैनिको तकनीक कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है
कि जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में क्या आता है, तो औद्योगिक प्रक्रमों में जीवधारियों अथवा उनसे प्राप्त पदार्थों का उपयोग, ये जैव प्रौद्योगिकी की श्रेणी में आता है। जैव आवर्धन यानी बायो रेमेडिएशन क्या होता है, तो बायो रेमेडिएशन उत्तरोत्तर पोषण स्तरों के जीवों में पीड़कनाशियों की मात्रा का बढ़ना या पीड़कनाशियों की सांद्रता का बढ़ना जैव रेमेडिएशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीन अभियंत्रण में नवीनतम तकनीकी विकसित हुई है, तो जीन प्रतिचित्रण जो है वो जीन अभियंत्रण में एक नवीनतम तकनीकी है। अगला प्रश्न है कि पीड़कों को प्रतिरोध के अतिरिक्त कौन सी संभावनाएं हैं जिनके लिए आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पादपों का निर्माण किया गया है, तो जो हमारी ट्रांसजीनी फसलें बनाई गई हैं उनमें पहला तो ये सूखा सहन करने के लिए उनको सक्षम बनाना, दूसरा ये है कि उत्पाद में पोषकीय मान बढ़ाना और उनकी सेल्फ लाइफ बढ़ाना, इनके लिए ट्रांसजीनी फसलों को रूपांतरित किया गया है। अगला प्रश्न है, यदि मानव वृद्धि हार्मोन जीन का प्रयोग करके एक ऐसा चूहा बनाया जाए जो चूहे के सामान्य आकार से 8 गुना बड़ा हो, तो इस तकनीक को क्या कहा जाएगा? इस तकनीक को आनुवांशिक इंजीनियरिंग कहा जाएगा। अगला प्रश्न है, बलात्कार और हमले के अपराधियों की पैतृकता और पहचान स्थापित करने में डीएनए फिंगरप्रिंट एक शक्तिशाली उपकरण बन गया है। कारण है कि डीएनए विश्लेषण के लिए बाल, लार और शुष्क वीर्य जैसे लेस साक्ष्य पर्याप्त हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है, शिशु का पितृत्व स्थापित करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का। और मानवों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए जैव प्रौद्योगिकी आधारित जिस आधुनिक तकनीक को काम में लाया जाता है वो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अगला प्रश्न है दोस्तों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के उपयोग द्वारा इंग्लैंड में पहला अपराध कब हल किया गया था? 1983 में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग कहाँ कहाँ होता है? दोस्तों, डीएनए अंगुली छापन का उपयोग न्यायालयी छानबीन में, सहायक वैज्ञानिक परीक्षण में, पितृत्व विवाद में और संकटापन्न प्राणियों के संरक्षण में किया जाता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। कथन है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पितृत्व स्थापन और बलात्कारवादों में अपराधियों की पहचान के लिए एक महत्वपूर्ण परीक्षण बन गया है। कथन दूसरा है कि डीएनए परीक्षण के लिए बाल, सूखे रक्त तथा वीर्य के सूक्ष्म नमूने पर्याप्त होते हैं, तो ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने यानी डेवलप करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो ये है फ्लोरेसेंट पाउडर जो है ये अंगुलियों के निशानों की बहुरंगीय सतह पर उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अरूपांतरण यानी मेटास्टैसिस एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या होता है? तो जिसके द्वारा रक्त या लसिका तंत्र में कैंसर कोशिकाएं एक स्थान से दूसरे स्थानों तक या अंगों तक फैलती हैं। ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं पाया जाता है, तो क्लोनीकृत जंतुओं का उत्पादन जो है वो ट्रांसजेनिक्स द्वारा नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न है दोस्तों, सजीव जीवों में एक नई जाति के उत्पत्ति के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो इसे उत्परिवर्तन कहा जाता है। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार पर परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ये उत्परिवर्तन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जब एक जीन 2 या 2 से अधिक भिन्न भिन्न लक्षणों को एक साथ नियंत्रित करता है तो ये तथ्य क्या कहलाता है? इसे बहुप्रभाविता कहते हैं। और जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी में एक त्रुटिपूर्ण जीन के लिए कार्य को ठीक करने के लिए कोई दूसरे सही जीन को प्रविष्ट किया जाता है। इसके बाद विविध प्रकार के प्रश्नों को आइए देखते हैं। मायोग्लोबिन में क्या होता है? दोस्तों, मायोग्लोबिन में लोहा तत्व उपस्थित होता है। डिंगो, एल्सेशियन, डाल्मेशियन और लेब्राडोर स्वान जातियों में से भौंकने में असमर्थ कौन है? तो डिंगो जो है ये भौंकने में असमर्थ है। रेड रिबन एक्सप्रेस, तो दोस्तों रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स जागरूकता के लिए चलता फिरता एक दृश्य साधन है। अगला प्रश्न है, डॉक्टरों द्वारा उदर के मरीजों या पेट के मरीजों का उपचार करने के लिए एंडोस्कोप का कार्य या एंडोस्कोप द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। ये किस पर आधारित होता है? तो एंडोस्कोप प्रकाश के सकल आंतरिक परावर्तन पर आधारित होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की आंतरिक संरचना के अवलोकन के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली जो है
परिकलित टोमोग्राफी या सीटी स्कैन जो है वो किसके लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसमें कौन सी किरण? तो सीटी स्कैन में दोस्तों वो कंप्यूटेड टोमोग्राफी में एक्स रेज यानी एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है। भारत में मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? भारत में मिशन इंद्रधनुष बच्चों के टीकाकरण से संबंधित है। और अगला प्रश्न देखते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? तो कोलेस्ट्रॉल जंतु वसा में उपस्थित एक वसीय एल्कोहल होता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉइड भी होता है। कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर किससे संबंधित होता है? धमनियों के कठोर हो जाने से संबंधित होता है कोलेस्ट्रॉल का असामान्य स्तर। अगला प्रश्न है कि चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए क्योंकि तेल में असंतृप्त वसाएं अधिक होती हैं। अगला प्रश्न है मानव स्वास्थ्य के लिए ट्रांस फैट सामान्यतः हानिकारक समझा जाता है क्योंकि यह किसका स्तर कम करता है? HDL का स्तर कम करता है, इसलिए ट्रांस वसाओं का सेवन कम करना चाहिए। अगला प्रश्न है वह वनस्पति तेल जो हृदय रोगियों के लिए सबसे उपयुक्त है? ये सूरजमुखी का तेल होता है। और प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस दोस्तों प्रतिवर्ष 1 दिसंबर को मनाया जाता है। फेरोमोन्स किस में पाए जाते हैं? कीटों में फेरोमोन्स पाए जाते हैं। और फेरोमोन्स सामान्यतः किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो ये कीटों द्वारा उत्पन्न होता है। आयोडीन प्राप्त करने का प्रमुख साधन लैमिनेरिया है। तो लैमिनेरिया द्वारा आयोडीन प्राप्त होता है। और एक ऐसा पदार्थ जो समुद्र में बहुतायत से प्राप्त होता है और एक विशिष्ट कमी वाली व्याधि में दिया जाता है, तो दोस्तों ये होता है आयोडीन, जो कि घेघा से संबंधित ग्वाटर रोग की जो व्याधि होती है वो आयोडीन की कमी से होती है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आपका है सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। एसिटिक अम्ल आपका सिरका में पाया जाता है, एसिटिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध में, ब्यूटेरिक अम्ल मक्खन में, और साइट्रिक अम्ल नींबू में, तथा कार्बोनिल अम्ल सोडा वाटर में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल लाल चींटी के काटने से शरीर में आता है। और टार्टरिक अम्ल जो है वो अंगूर के रस में पाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों सही सुमेलन करना है। हड्डियों में उपस्थित यौगिक, तो हड्डियों में उपस्थित यौगिक जो होता है ये कैल्शियम फास्फेट है। और फलों का पकना यानी एथिलीन जो होता है वो फलों के पकाने में सहायक होता है। सही सुमेलन त्वचा कैंसर पराबैंगनी प्रकाश से होता है। ध्वनि प्रदूषण को डेसिबल में मापा जाता है। वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कार्बन डाइऑक्साइड प्रमुख कारक है। और ओजोन छिद्र में क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी CFC की भूमिका होती है। लैक्टोबैसिलस दोस्तों दही बनाने में प्रयोग होता है। राइजोबियम नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, ईस्ट एल्कोहल के उत्पादन में, और एस्परजिलस जो होता है वो सिट्रिक अम्ल बनाने में प्रयोग किया जाता है। बैसिलस थूरिएंजेंसिस का उपयोग किस के लिए किया जाता है? तो जैविक कीटनाशक के लिए। और एक जीव जो ताड़ी के किण्वन में शामिल होता है वो होता है सैक्रोमाइसीज। एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में किसका प्रयोग किया जाता है? सैक्रोमाइसीज सेरेविसी का प्रयोग होता है एथेनॉल के व्यावसायिक उत्पादन में। एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग के एल्कोहलिक किण्वन के लिए प्रयुक्त होता है वो ईस्ट होता है। अगला प्रश्न कथन कारण से संबंधित है। शाकनाशी उपयोगी पौधों को बिना क्षति पहुंचाए अपतृणों को नष्ट कर सकते हैं। कारण है अपतृणों और फसली पौधों द्वारा शाकनाशी भिन्न भिन्न दरों पर अवशोषित होते हैं। तो AR दोनों सही है और RA की सही व्याख्या करता है। दोस्तों हर्बेरियम किसे कहते हैं? तो आपको जानना चाहिए कि स्थानीय वनस्पति संग्रह को हर्बेरियम कहा जाता है। और छोटे पे हमने हर्बेरियम बनाया भी था। अगला प्रश्न है मूंगा, पन्ना, मणिक और पुखराज में से जैविक मूल का कौन सा होता है? तो मूंगा जो है वो जैविक मूल का होता है। गेवियलिस यानी घड़ियाल बहुतायत में कहाँ पाए जाते हैं? ये गंगा में पाए जाते हैं। आइए देखते हैं कुछ दिवस और उनका जो सही दिवस किस रूप में मनाया जाता है, किस तिथि को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस,
5 सितंबर को शिक्षक दिवस और 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। विश्व तपेदिक दिवस 24 मार्च को, कुष्ठ निवारण दिवस 31 जनवरी को, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को और विश्व अल्पसंख्यक दिवस 18 नवंबर को मनाया जाता है। इसी प्रकार विश्व पशु दिवस 3 अक्टूबर को मनाया जाता है। डायबिटीज़ दिवस के रूप में किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 नवंबर हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे भी है, बाल दिवस। याद रखिएगा, बाल दिवस और डायबिटीज़ दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है। अरहर, चना, मटर, करेज फलीदार पौधों में से पेट्रोपादप कौन सा है? तो करेज जो होता है वो एक पेट्रोपादप होता है। वह पौधे जिन्हें सामान्य तौर पर पेट्रोकार्प्स के रूप में जाना जाता है, इनमें किस तत्व की प्रचुरता होती है? तो पेट्रोपादपों में हाइड्रोकार्बन और लिपिड की प्रचुरता होती है। देश का पहला बायोडीजल संयंत्र कहाँ लगाया गया है? आंध्र प्रदेश में। और बायोडीजल बनाने में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो ये रतन जोत के पौधे का प्रयोग किया जाता है, जिसको कि जैट्रोपा भी कहा जाता है। अगला प्रश्न, कुछ कथन हैं उन पे विचार करना है आपको। तो ये देखिए, कथन है दोस्तों, कस्कुटा यानी अमरबेल परजीवी आवृतबीजी का एक उदाहरण है और कारण है कि यह पोषी पौधों की पत्तियों से अपना पोषण प्राप्त करता है। तो दोस्तों, कस्कुटा या अमरबेल ये परजीवी आवृतबीजी का उदाहरण है, ये सही है, लेकिन ये पत्तियों से नहीं बल्कि तनों से अपना पोषण प्राप्त करता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के संदर्भ में एक व्यवहार्य जैव ईंधन एथेनॉल किससे प्राप्त किया जाता है? तो एथेनॉल की प्राप्ति गन्ना से होती है। चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? पाइन प्रजाति के एक बीज से चिलगोजा की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र का पीला रंग एक वर्णक के कारण होता है, जिसको क्या कहा जाता है? तो मानव मूत्र का जो पीला रंग है दोस्तों, यूरोक्रोम नामक वर्णक के कारण होता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा है, पर्णहरित या क्लोरोफिल में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो दोस्तों, पर्णहरित या क्लोरोफिल में मैग्नीशियम तत्व पाया जाता है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें आपने मानव रोग, जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के साथ साथ जीव विज्ञान से संबंधित विविध प्रकार के प्रश्नों के बारे में देखा और ये प्रश्न दोस्तों आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इनको तैयार कर लीजिए। ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका अगला भाग हम आगामी वीडियो में प्रस्तुत करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।